वीडियो श्रृंखला की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं राधा कृष्णन आयोग पर। इससे पूर्व के वीडियो में हमने अच्छी चर्चाएं प्रस्तुत की थी राधा कृष्णन आयोग के बारे में। तो इस अंक में हम बात करेंगे पुनः जो बचा हुआ अंश है, बचा हुआ भाग है राधा कृष्णन आयोग का, उस पर। तो इससे पहले हम लोगों ने राधा कृष्णन आयोग के कई महत्वपूर्ण पक्षों पर चर्चाएं हो चुकी हैं। तो आज़ाद भारत का यह पहला ही बृहत रूप में प्रस्तुत किया जाने वाला उच्च शिक्षा हेतु आयोग था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में उच्च शिक्षा के उन्नयन हेतु राधा कृष्णन आयोग का गठन होता है। फिर आयोग के गठन के उपरांत यह निश्चित किया जाता है कि आयोग के जांच के विषय क्या होंगे, यानी आयोग जो है उच्च शिक्षा के लिए, विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए किन महत्वपूर्ण पक्षों का जांच करेगा और फिर अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगा। जितने भी महत्वपूर्ण पक्षों पर जांच की बात कही गई है, इसके पूर्व के वीडियो में हमने बताई है। तो उस क्रम में निर्दिष्ट होता है कि विश्वविद्यालय शिक्षा का जो उद्देश्य है वह क्या होना चाहिए, यह निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। तो शिक्षा के उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस पर राधा कृष्णन आयोग अपना स्पष्ट विचार रखता है। उच्च शिक्षा को उन्मुख बनाने हेतु, उन्नत बनाने हेतु राधा कृष्णन आयोग के अनुसार जो शिक्षक मंडली है, शिक्षक समूह है, शिक्षक वर्ग है, वह किस प्रकार का होना चाहिए, इसके लिए भी अनुशंसाएं प्रस्तुत करता है। शिक्षण का स्तर कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण एवं शोध कार्य कैसा होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी वह थी व्यावसायिक शिक्षा को लेकर। तो व्यावसायिक शिक्षा में ऐसा कोई भी कोर्स नहीं था, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जिस पर राधा कृष्णन आयोग ने अपना विचार नहीं रखा हो, अपनी अनुशंसाएं नहीं रखी हो। तो क्योंकि आज़ाद भारत, यानी यह आयोग जो है 47 में भारत आज़ाद होता है और 48 में प्रेजेंट होता है। तो ये जो आयोग है आज़ादी के उपरांत प्रस्तुत किया जाता है। तो 1948 में भारतीयों के समक्ष आर्थिक मुद्दा जो था जबरदस्त था। तो उस चीज को भी, उस बात को भी दृष्टि में रखकर राधा कृष्णन आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा पर पुरजोर बल दिया, क्योंकि भारत को विकास करने के लिए अर्थ की अन्यतम आवश्यकता थी। तो भारत एक कृषि प्रधान देश था, कृषि प्रधान देश है। तो भारत में सबसे पहले व्यवसाय के तौर पर कृषि को देखा जाता है और सबसे पहले उन्होंने कृषि शिक्षा को उन्नत बनाने की बात कही। कृषि शिक्षा के बाद वाणिज्य की शिक्षा, चिकित्सा की शिक्षा, कानून की शिक्षा, शिक्षकों की शिक्षा, इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी एजुकेशन पर भी राधा कृष्णन आयोग ने अपना स्पष्ट सुझाव दिया। और अंग्रेजों के समय से ही भारत में शिक्षा का माध्यम एक
महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई थी। तो इसके लिए उन्होंने शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए इस पर भी स्पष्ट सुझाव प्रस्तुत किया। और शिक्षा के माध्यम के बाद परीक्षाओं पर तो राधा कृष्णन ने बहुत ही स्पष्ट सुझाव प्रस्तुत किया है। और जांच के विषय में तमाम पक्षों में राधा कृष्णन आयोग ने परीक्षा प्रणाली पर स्पष्ट विचार रखा है। और इसको ये क्या कहते हैं कि उसको स्पष्ट रूप से अपनी बात कहते हुए परीक्षा के लिए वो कहता है कि अगर हमको पूरे विश्वविद्यालय के शिक्षा के सुधार कार्य में अगर किसी एक पक्ष पर बात करनी हो तो सबसे पहले हम परीक्षा को लेंगे। और परीक्षा प्रणाली, परीक्षा प्रक्रिया जो है उसमें मुख्य रूप से सुधार की आवश्यकता है। अगर उच्च शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है, तब ऊपर उठाना है, तब यानी परीक्षा में सुधार करना आयोग का महत्वपूर्ण सुझाव था। भारत एक आध्यात्मिक देश है, धर्मपरायण देश है, तो भारत की भारतीयता, यहाँ की सभ्यता, संस्कृति जनमानस में जीवित रहे, इस हेतु राधा कृष्णन आयोग ने धार्मिक शिक्षा पर बल दिया। और धार्मिक शिक्षा में मौन चिंतन को उन्होंने प्रमुखता दी। इसके बाद आता है आपका विद्यार्थी कल्याण। तो विद्यार्थी कल्याण में भी कई सारी महत्वपूर्ण बातों को उन्होंने कहा। और बिना विद्यार्थियों के कल्याण हेतु से उच्च शिक्षा में उन्नयन नहीं हो सकता था, क्योंकि कई ऐसा वर्ग था जो माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा प्राप्त करके घर में बैठ जाता था। तो भारत में जो उच्च शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कई सारी सुविधाएं प्रदान की गई। विद्यार्थी कल्याण के बाद स्त्री शिक्षा के संदर्भ में भी राधा कृष्णन आयोग का महत्वपूर्ण सुझाव है, क्योंकि बिना महिलाओं के विकास का विकसित राष्ट्र की संकल्पना निरर्थक है। तो इस हेतु उन्होंने स्त्री शिक्षा पर भी महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। और ग्रामीण विश्वविद्यालयों के प्रति जो राधा कृष्णन आयोग की दृष्टि थी ये भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि भारत गांवों का देश है और जब तक भारत में गांवों का विकास नहीं होता है तब तक विकसित भारत नहीं कहा जा सकता है, यानी भारत का स्वरूप विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए राधा कृष्णन आयोग ने जमीनी स्तर पर यानी गांव के स्तर तक का भी विकास चाहा शिक्षा के क्षेत्र में, यानी गांव में रहने वाले जो बच्चे हैं वो स्कूल कॉलेजों के अभाव में अशिक्षित न रह जाएं। तो उन्होंने ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना कर उसको रोल मॉडल बनाकर बाकी आगे के महाविद्यालयों के लिए रूपरेखा तैयार किया। तो इन सभी तमाम बातों के बाद जो महत्वपूर्ण बात है वह विश्वविद्यालय का प्रशासन कैसा होना चाहिए। तो इस पर भी राधा कृष्णन आयोग ने अपने महत्वपूर्ण विचार रखे, सुझाव दिए। और सुझाव देते हुए सबसे पहले राधा कृष्णन आयोग कहता है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए। शिक्षा यानी विश्वविद्यालय शिक्षा, हम सभी जानते हैं कि राधा कृष्णन आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा यानी उच्च शिक्षा का हिमायती है। तो इसने विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने की बात कही है।
विद्यालय का जो महाविद्यालय का जो कार्य प्रणाली है उसमें किसी का हस्तक्षेप न हो, तो इसलिए राधा कृष्णन आयोग यह अनुशंसा करता है कि केंद्रीय सरकार को विश्वविद्यालयों के आंतरिक प्रशासन में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ताकि कार्य व्यवस्था जो है वहाँ का स्मूथ चल सके, और हस्तक्षेप होने से वह अपने कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक नहीं करेगा और शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी। भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनसे जो कॉलेज संबद्धता हासिल किए हुए हैं, तो इन संबद्ध होने वाले कॉलेजों की संख्या अधिकतम कितनी हो, इसकी संख्या निश्चित होनी चाहिए, ऐसा राधाकृष्णन आयोग कहता है। कॉलेजों को मान्यता देने के संदर्भ में राधाकृष्णन आयोग कहता है कि मान्यता प्राप्त करने के लिए जिन शर्तों का निर्धारण किया गया है, उन शर्तों को जो कॉलेज पूरा करता है उन्हीं को मान्यता दी जाए, और विश्वविद्यालयों से संबद्ध प्राप्त यानी संबद्धता यानी एफिलिएशन प्राप्त जितने भी कॉलेज हैं उनकी जो मैनेजमेंट कमेटी है, प्रबंधन समिति है, वह सुगठित होनी चाहिए। इन तमाम बातों का पर सुझाव प्रस्तुत करते हुए उसने विश्वविद्यालयों का प्रशासन कैसे बढ़िया रहे, इसमें कितने आवश्यक अंग होने चाहिए, इस पर भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। तो विश्वविद्यालय के आवश्यक अंगों की बात करते हुए उसने कहा कि यहाँ विजिटर होने चाहिए, चांसलर होने चाहिए, वाइस चांसलर होने चाहिए, सिंडिकेट, सीनेट, फैकल्टीज, एकेडमिक काउंसिल, बोर्ड ऑफ स्टडीज और फाइनेंस कमेटी, ये सब मिलकर विश्वविद्यालय के प्रशासन को सुगठित करेंगे, यानी इन्हीं के निर्देशन में विश्वविद्यालय की पूरी प्रक्रिया रन करेगी। ये तो तमाम बातें हो गई विश्वविद्यालय शिक्षा के उन्नयन हेतु तमाम सुझाव, लेकिन ये जो आयोग है ये अन्य क्षेत्रों में भी सिफारिश करता है। तो हम देखेंगे कि अदर रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस ऑफ कमीशंस के अंतर्गत राधाकृष्णन आयोग क्या क्या कहता है। तो सबसे पहले उसने कहा कि अलीगढ़ एवं बनारस का जो विश्वविद्यालय है इसका सांप्रदायिकता रूप समाप्त किया जाए, यानी जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है तो यहाँ सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही अधिक है, वही उन्हीं को तवज्जो दिया जाता है। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, यहाँ सिर्फ हिंदू ही अधिक पढ़ते हैं, इन चीज़ों को हटाया जाए और इनके संगठन में और प्रशासन में लचीलापन लाया जाए, साम्यता लाया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय का संघीय विश्वविद्यालय के रूप में इस प्रकार विस्तार किया जाए कि वहाँ संपूर्ण देश के विद्यार्थियों की शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें और इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम जो है संघीय भाषा में हो, अर्थात हिंदी भाषा में हो। अगले 6 वर्षों तक अंग्रेजी और संघीय दोनों भाषाएं शिक्षा का माध्यम हो, यानी 48 के बाद आप 6 वर्ष और देख लीजिए, यानी
अगले 6 वर्षों तक भी ये दोनों माध्यम चलता रहा। एक्चुअली भारत में अंग्रेजी शासन के बावजूद यहाँ जो था अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ गया था और उस वर्चस्व को कोई भी व्यक्ति एकाएक समाप्त करने की बात नहीं सोच सकता है और न होगा भी। तो इसीलिए राधा कृष्णन आयोग ने सिर्फ 6 वर्षों के लिए हिंदी और अंग्रेजी संघीय विश्वविद्यालय यानी दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम के रूप में स्वीकार करने की अनुशंसा की है। राधा कृष्णन आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा के संदर्भ में अनुशंसा की गई कि उच्च शिक्षा का जो पूर्ण दायित्व है सरकार को अपने ऊपर लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से संबंधित जितने भी खर्च होंगे उसमें कोई इफ बट नहीं होगा तो शिक्षा का अबाध गति से विकास संभव हो सकेगा। व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा संचालित कॉलेजों को आवर्तक और अनावर्तक दोनों प्रकार के अनुदान दिए जाएं। आयकर के नियमों में संशोधन करके शिक्षा कार्य में दान देने वाले को प्रोत्साहित किया जाए। विश्वविद्यालयों के विकास के लिए सरकार प्रति वर्ष 10 करोड़ की राशि व्यय करे, क्योंकि अगर किसी भी देश का पतन करना है, ये अंग्रेजों ने कहा था, तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था का पतन कर दिया जाए और किसी देश को विकास की ओर अग्रसर करना है, विकसित बनाना है किसी राष्ट्र को, तो वहाँ की शिक्षा प्रक्रिया, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाए। यह आयोग नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश करे तथा विश्वविद्यालयों को अनुदान की राशि के देने के प्रश्न का निर्धारण करे। यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है वह किन किन क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों को किन किन मदों पर पैसा दिया जा सकता है, खर्च करने की आवश्यकता है, यह निर्धारण करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। इन तमाम बातों के बाद अब हम आयोग का मूल्यांकन देखेंगे, यानी क्रिटिकल एस्टिमेट ऑफ द कमीशन, यानी आयोग के गुण दोषों की समालोचना करेंगे। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम आयोग के गुण को देखते हैं। मैं पहले ही बता देना चाहूँगी कि अगर हम किसी भी चीज़ में कमियों को निकालें तो कुछ ना कुछ सामने आ ही जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत कमियों के बाद भी यह आयोग जो है आज़ाद भारतीय शिक्षा के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है और यह प्रभावी भी है। तो विश्वविद्यालय शिक्षा के इतिहास में राधा कृष्णन आयोग का महत्वपूर्ण स्थान है। इस आयोग की सिफारिशें अत्यंत व्यापक, मौलिक एवं व्यावहारिक हैं। आयोग ने विश्वविद्यालयों से संबंधित सभी समस्याओं पर गहन और गंभीर चिंतन करके अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले हम आयोग की क्या विशेषताएं थी, उसके क्या गुण थे, इस पर नजर डालेंगे। तो मेरिट्स ऑफ द कमीशंस, यानी आयोग के गुण की बात हम सबसे पहले करेंगे। तो आयोग ने अपनी प्रतिवेदन में भारत के अतीत को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है।
इसीलिए सबसे पहले उसने क्या किया कि विश्वविद्यालय शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस पर सबसे पहले सुझाव दिया है राधाकृष्णन आयोग ने। आयोग ने उच्च शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान प्रसार के साथ साथ भारतीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं तथा भारतीय संस्कृति तथा प्रजातंत्रीय समाज के अनुकूल निर्धारित किए हैं। इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा कृषि शिक्षा से संबंधित बात, इसके अंतर्गत आएगा आपका धार्मिक शिक्षा से संबंधित बात, यानी इन तमाम बिंदुओं पर सुरक्षित करके राधाकृष्णन आयोग ने भारत में प्रजातंत्रीय समाज, भारतीय संस्कृति और भारत की स्थितियां क्या है, उसके अनुसार उसकी आवश्यकता क्या है, इसकी सार्थकता बनाए रखे। विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए पाठ्यक्रम व शिक्षण विधियों में सुधार करने, ट्यूटोरियल कार्य को आरंभ करने और विश्वविद्यालय भवनों, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं आदि की समुचित व्यवस्था करने संबंधी आयोग ने जितने भी सुझाव प्रस्तुत किए हैं वह अत्यंत उपयोगी हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह प्रशंसा की बात है। आयोग ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए अनेक उपयोगी सुझाव दिए। इसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं, कक्षा कार्य के लिए अंक निर्धारण, फिर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी के लिए जो अंक का प्रतिशत था उसमें वृद्धि, ये सभी सराहनीय बातें हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए अनुसंधान पे जो बल दिया, अनुसंधान से संबंधित जो सुझावें प्रस्तुत की, वह भी अत्यंत सराहनीय रही। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी वह यह थी कि आयोग ने शिक्षकों के वेतन क्रम को निर्धारित करने और उनकी सुख सुविधाओं में वृद्धि करने का सुझाव देकर अपनी विलक्षण बुद्धि का, पैनी नज़र का कह सकते हैं, परिचय दिया। क्योंकि इसके बिना शिक्षा कार्य में, शिक्षा के स्तर में सुधार संभव नहीं था। क्योंकि जब तक शिक्षा देने वाला व्यक्ति ही संतुष्ट नहीं रहेगा तो वह शिक्षा के उन्नयन की बात क्या सोच सकता है। और आयोग जो है अपने प्रतिवेदन में वैज्ञानिक और व्यावसायिक शिक्षा पर समुचित ध्यान दिया है और इस संबंध में उपयोगी और विस्तृत सुझाव भी प्राप्त किया है। क्योंकि देश में जो जितने भी तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान का विस्फोट हो रहा था, देश नहीं विदेशों में, तो अगर उस श्रेणी में अपने आप को लाना है तो शिक्षा व्यवस्था उस प्रकार से बनाना होगा। आयोग ने विद्यार्थियों के कल्याण के लिए जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए वे उनके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत उपयोगी हैं। और जब तक विद्यार्थियों को समुचित रूप से सहायता प्राप्त नहीं होगी तब तक वह एक योग्य नागरिक नहीं बन सकते हैं। तो विद्यार्थियों के कल्याण के लिए जो महत्वपूर्ण सुझाव था राधाकृष्णन आयोग का, निश्चित ही महत्वपूर्ण था, उपयोगी था, प्रशंसनीय था। तो विद्यार्थियों का राजनीति से अलग रहने का जो सुझाव आयोग ने दिया वह राष्ट्रहित में था। आयोग का ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव
अति मौलिक और क्रांतिकारी है, क्योंकि विश्वविद्यालयों की स्थापना गांवों में होने से बच्चे जो हैं उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रह पाएंगे। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नियुक्ति का जो आयोग का सुझाव था वह अत्यंत उपयोगी था, क्योंकि उसने एक कमेटी का ही नियुक्ति कर दिया जो सिर्फ विश्वविद्यालयों की संपूर्ण गतिविधियों का अवलोकन करेंगे और उसकी आवश्यकता के अनुसार कहाँ क्या कमी है, कहीं फिर अधिकता है, इन सभी बातों का अवलोकन करेंगे और उसमें सुधार कार्य करेंगे। अब हम देखते हैं कि खामियां क्या हैं। डीमेरिट्स ऑफ कमीशन, इसको मैं पहले ही बता दूं कि ये नगण्य हैं, नाम मात्र के हैं, लेकिन फिर भी हमें समालोचना के क्रम में दोनों बातों को प्रमुखता देनी होती है। तो आइए, आयोग में कई महत्वपूर्ण गुण थे, लेकिन इन गुणों के बावजूद भी कुछ विद्वानों ने कई दोष निकाले, जिसमें कहा गया कि आयोग ने ललित कलाओं के विषय में कोई ध्यान नहीं दिया और इस विषय पर वह बिल्कुल मौन है। ये उसका सबसे बड़ा दोष है। विद्वानों ने कहा कि आयोग जो है धार्मिक शिक्षा और स्त्री शिक्षा के विषय में जो सुझाव दिया वह अस्पष्ट है, यानी धार्मिक शिक्षा और स्त्री शिक्षा के विषय में उसकी बातें स्पष्ट नहीं है, ऐसा नहीं था। प्रादेशिक भाषाओं में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने संबंधी आयोग का जो सुझाव है वह विवादास्पद और कठिनाइयों से भरा हुआ है। 6 वर्षों के लिए आयोग ने संघीय भाषा और अंग्रेजी भाषा विश्वविद्यालयों में दोनों रूपों में उसको स्वीकार करने की बात कही है। और तो हो सकता है कि प्रादेशिक भाषाओं को जो है उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने का जो सुझाव था वो कई विद्वानों को पसंद नहीं आया हो, तो ये कमी के रूप में स्वीकार कर लिया गया। हालांकि आज भी हम देखते हैं कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे रांची विश्वविद्यालय में ही देखिए नागपुरी भाषा से लोग ग्रेजुएशन एमए करते हैं, हालांकि आपके बीएड में भी है, तो मेथड में रख सकते हैं आप नागपुरी भाषा को। तो ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव देते समय आयोग ने व्यवहारिकता का ध्यान न रखकर केवल भावुकता का काम लिया। जो भी ये दोष जो है ना नगण्य है, ये आलोचनाएं न के बराबर है। आयोग के गुणों की तुलना में इसके दोषों का कोई महत्व नहीं है। अपने महत्वपूर्ण, उपयोगी, व्यावहारिक, क्रांतिकारी और विद्वतापूर्ण सुझावों के कारण ही इस आयोग ने भारतीय शिक्षा के इतिहास में अपना निराला स्थान बनाया है। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस आयोग की प्रशंसा करते हुए कहा था कि आयोग ने हमारी विश्वविद्यालयी शिक्षा की उपलब्धियों पर गंभीरता पूर्वक विचार करके एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और साथ ही अति अमूल्य प्रस्ताव और सुझाव भी दिए हैं। यानी राजेंद्र प्रसाद की दृष्टि में इसमें कोई कमी नहीं थी। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने अपनी 23 व 24 अप्रैल 1950 की बैठक में आयोग की सिफारिशों पर विचार किया और उनमें से अधिकांश को स्वीकृति प्रदान की। केंद्रीय तथा राज्य सरकारों ने भी इन सुझावों को मान्यता प्रदान की और उनको कार्यान्वित करने का
निश्चय किया। आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। अनेकों विश्वविद्यालयों ने त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को स्वीकार किया। उच्च स्तरीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं में वृद्धि की गई। शिक्षकों को नए वेतनमान और सुविधाएं उपलब्ध हुई। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन किए गए तथा उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं की संख्या में भी वृद्धि हुई। सच्चाई यह है कि उस समय आयोग की सभी सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया जाता तो हमारी विश्वविद्यालय शिक्षा की तस्वीर दूसरी ही होती और आज जो दोष दिखाई दे रहे हैं भारतीय शिक्षा व्यवस्था में वो शायद नहीं होते। खैर, हम मुख्य रूप से यह कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी राधा कृष्णन शिक्षा आयोग जो है वह अपने आप में संपूर्ण था और उसने विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु प्रत्येक पहलुओं पर गंभीरता से अपने विचार प्रस्तुत किए और ये प्रभावी भी रहा। विश्वविद्यालय शिक्षा का उन्नयन अबाध गति से चलता रहे, इसके लिए उसने राधा कृष्णन आयोग ने अर्थ से लेकर प्रशासन संगठन तक सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया और आजाद भारत का यह पहला आयोग था शिक्षा से संबंधित, तो इन्होंने विस्तृत अवलोकन के उपरांत महत्वपूर्ण सुझावों को प्रस्तुत किया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में राधा कृष्णन आयोग का अति महत्वपूर्ण स्थान है। इसके योगदानों को भुलाया नहीं जा सकता है। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। धन्यवाद।